हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मास्टर कैडर पंजाब की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर आप कर रहे हैं, तो नया सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी हम पहले डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स को। दो पार्ट में बटा हुआ है ऑप्टिक्स। एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, थोड़े डायग्राम वगैरह आपको समझने होते हैं। वो डायग्राम, वो जो कंसेप्ट्स हैं वो समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाते हैं। एक चीज़ और, जो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा वो समझ में आएंगे, बजाय कि उसकी थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो थ्योरी तो हमें समझनी है ना, वो तो तय है, पर साथ में हमें क्वेश्चंस भी करना है। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को या बाद में देखेंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाकर आप वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप लेक्चरर कैडर पंजाब के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे। तो फ्री में जाकर भी वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई कोर्स देख रहे हैं मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए या फिर लेक्चरर कैडर फिजिक्स के लिए, तो मेरा जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करके आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर जो वीडियोस है, अलग अलग स्टेट के एग्जाम के जो वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से ये कहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी लाइव है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, नहीं आ रही है? जो भी लोग लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से कंफर्म करो। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो हमने, क्लियर है, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट टेंसर मीडियम में रखा है और उसको रेयर मीडियम से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो लेटरल शिफ्ट या नॉर्मल शिफ्ट कितना आता है। फिर हमने ये देखा था कि अगर वो रेयर मीडियम के अंदर रखा हुआ है और डेंसर मीडियम से उसे देख रहे हैं तो शिफ्ट कितना आएगा, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज सबसे पहले हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। जो क्रिटिकल एंगल होता है, इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो किस तरह से होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर हम करने वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, जो मैं लिखने वाला हूं अभी, उस क्वेश्चन में बोला गया है, अ कॉइन इज कैप्ट, अ कॉइन इज कैप्ट, अ कॉइन इज कैप्ट at bottom of an empty beaker, of an empty beaker, empty beaker, a traveling microscope, a traveling microscope, a traveling microscope is focused on the coin, on the coin from top. Now water is poured, now water is poured in beaker, water is poured in beaker up to a height of 10 centimeter, 10 centimeter. By what distance, and in which direction, and in which direction should the microscope be moved to bring the coin
again in focus, to bring the coin again in focus, again in focus. ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर अपवर्ड, 10 सेंटीमीटर अपवर्ड। ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स, 10 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। ऑप्शन सी है 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। और ऑप्शन डी है 2.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड्स। अब देखो ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन लिखे आएंगे ना, वो या तो डायग्राम के फॉर्म में होंगे या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में होंगे। अब ऑप्टिक्स से क्वेश्चन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी जो लैंग्वेज है उसको समझ जाओ। लैंग्वेज के अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्या बात कही गई है, ये आप जितना जल्दी आसानी के साथ समझोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहली चीज तो यहां पर ये लिखा गया है कि कॉइन इज कैप्ड एट बॉटम ऑफ एम्प्टी बीकर। अब कोई बीकर है, मैं सॉल्यूशन इसका बना रहा हूं, कोई बीकर है, ये बीकर है और इस बीकर में ये यहां पर कॉइन रखा हुआ है, ये कॉइन रखा हुआ है, इसके कहां पर, बॉटम पे रखा हुआ है। अब इस बीकर के अंदर वाटर फिल कर दिया, अब इस बीकर के अंदर वाटर फिल किया जा रहा है। तो वाटर फिल किया जा रहा है तो सीधी सी बात है, कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। और हमें ये पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा है और उसको रेयर मीडियम से देखा जा रहा है तो उसमें एक शिफ्ट आता है, यानी कि वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ना दिखाई देकर उसके ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो कॉइन है कहीं यहां पर दिखाई देगा ऐसा, और यहां जो शिफ्ट आएगा इसको हम क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। तो ये जो शिफ्ट की वैल्यू होती है ये हम कैसे निकालते हैं, 1 - 1 अपॉन म्यू और इनटू इसको हम लिखते हैं टी, है ना, टी या एच लिख देते हैं। एच क्या होती है, रियल डेप्थ होती है। एच जो होती है वो क्या होती है, रियल डेप्थ होती है। तो यहां से सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसकी, शिफ्ट की। तो हमें बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन द कॉइन फ्रॉम टॉप, नाउ वाटर इज पाउड इन बीकर अप टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल हाइट है, ये टोटल हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर की हो गई। ये जो हाइट है, ये हाइट कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। दैट मीन्स कि जो डी है उस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 1 अपॉन म्यू और इंटू 10 सेंटीमीटर। अब वाटर है तो वाटर के लिए म्यू वाटर, अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको कहा भी था कि कई क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं होगा। तो वाटर के लिए कितना होता है, ये 4/3 होता है म्यू वाटर। तो यहां से d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3/4 और इंटू टी 10। तो यहां से बचेगा ये 10/4, 10/4 का मतलब हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो जो कॉइन है वो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट होता हुआ हमें दिखाई देगा। तो 2.5 सेंटीमीटर शिफ्टेड अपवर्ड। तो यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, किसको, जो ऑब्जर्वर है, शिफ्टेड अपवर्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोकस्ड ऑन द कॉइन फ्रॉम टॉप, नाउ वाटर इज पाउड इन द बीकर अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक उसमें पानी फिल कर दिया। बाय व्हाट डिस्टेंस इन विच डायरेक्शन, किस डिस्टेंस से और किस डायरेक्शन में माइक्रोस्कोप को हम मूव कराएं ताकि हमें जो कॉइन है वो हमेशा फोकस पर दिखाई दे। तो अगर ये जो कॉइन है जब इसमें वाटर फिल कर दिया तो 2.5 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया ऊपर, तो उसी डिस्टेंस के साथ हमें किसको, जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसको भी शिफ्ट कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें ये चाहिए कि वो हमें सेम डिस्टेंस पर दिखाई दे, तो सेम डिस्टेंस पर दिखाई देने के लिए जरूरी है कि जिस डिस्टेंस के साथ कॉइन मूव कर रहा है और उसी डिस्टेंस के साथ कौन मूव करे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी मूव करे। तो जो कॉइन है वो मूव कर रहा है 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो इसका मतलब जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है वो भी किधर की तरफ मूव करेगी, वो भी 2.5 सेंटीमीटर अपवर्ड ही मूव करेगी। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन जो है ऑप्टिक्स में खतरनाक लैंग्वेज में लिखे होते हैं, है ना, या तो डायग्राम है तो बहुत अच्छी बात है कि डायग्राम से थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन, या फिर इस तरह की लैंग्वेज बनेगी। तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने में सिर्फ डिफिकल्टी यही आती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो समझने में हमें समस्या हो जाती है, उसकी लैंग्वेज पकड़ने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अदरवाइज बहुत सारे फॉर्मूला है यहाँ पर, एक फिर वो फॉर्मूला आपको बहुत सारे याद भी रखने पड़ते हैं। क्लियर है यहां तक, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है मेरा? मैं सही कर देता हूं इसको।
ये 2.5 है, 2.5 और ये भी 2.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बोला गया है एक बीकर है, एक बीकर है, इस बीकर में 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया है। कितनी हाइट तक? 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हाइट तक इसको फिल कर दिया, वाटर को फिल कर दिया है। उसके बाद हमें बोला गया है कि इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर हाइट पर, ये वाटर की जो हाइट है इससे 5 सेंटीमीटर हाइट पर एक मिरर लगा दिया गया है। मिरर, यहां पर ये क्या लगा दिया? मिरर लगा दिया। और ये जो हाइट है, ये कितनी हाइट है? 5 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पूछा क्या जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, from the mirror, distance of image from the mirror after reflection from it of an object O, of an object O, ओ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ओ ऑब्जेक्ट है। एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द बीकर इज, ऑफ द बीकर इज, ऑप्शन ए हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हमें गिवन है 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 है ये, 7.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक बीकर है जिसमें 10 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल किया गया है। कोई ऑब्जेक्ट ओ है जो बीकर के बॉटम के ऊपर रखा हुआ है। तो जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएंगी वो अगर मिरर से टकराएंगी, मिरर लगा हुआ है 5 सेंटीमीटर अबव, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी हमें ये बताना है। इमेज की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी ये हमें बताना है ना। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या इमेज बनेगी और इमेज की डिस्टेंस क्या होगी ये हमें बताना है। करो भाई, कैसे करोगे? देखो भाई कैसे करेंगे इसको, सुनो। सबसे पहले तो ये मिरर को भूल जाओ और तुम शिफ्ट निकाल लो। सबसे पहले इसमें शिफ्ट निकाल लो, शिफ्ट। तो सबसे पहले तो इसमें क्या निकाल लो? शिफ्ट निकाल लो, शिफ्ट। तो शिफ्ट निकालोगे, शिफ्ट किसके बराबर होगा? डी 1 - 1 अपॉन म्यू और एच। तो एच कितना है? 10 है, और वाटर है तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 3/4, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूं 3/4। तो यहां ये बन जाएगा 3/4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। यानी कि जो शिफ्ट आएगा वो कितना आएगा? 2.5 सेंटीमीटर आएगा, कहीं यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अब यहां पर आ गया, यहां पर 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। ये कितनी बन जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, तो कितना ट्रेवल हो रहा है? ये टोटल ट्रेवल हो रहा है 12.5 सेंटीमीटर का। अब प्लेन मिरर जो है, प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक ये होता है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है, जितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर पर वो उसकी क्या बना देगा? इमेज बनाएगा। तो अगर ए ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर डी डिस्टेंस पर, तो सेम डी डिस्टेंस पर उसकी क्या बन जाएगी? इमेज भी बन जाएगी। सेम डी डिस्टेंस पर उसकी इमेज भी बन जाएगी। तो अब हमारे पास शिफ्ट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से किस डिस्टेंस पर है? वो मिरर से 12.5 सेंटीमीटर पर है।
तो इसकी इमेज भी कितने पर बनेगी, 12.5 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट है 7.5 + 5, कहां से, मिरर से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर। तो मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी डिस्टेंस पर उसका क्या बनेगा, इमेज भी बनेगा। तो इमेज भी कितना बन जाएगा, इमेज भी बनेगा 12.5 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? ये लिखिए, अगर मैं लैंग्वेज वाइज लिखने चला जाऊं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था। अगर मैं लैंग्वेज वाइज लिखने चला जाऊं तो फिर वही है कि क्वेश्चन 2 लाइन का है, इसको फ्रेम ऐसे किया हुआ है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। और जैसा कि मैं बार बार भी कह रहा हूं कि ऑप्टिक्स के क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े होंगे, बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज लिखी होगी, पर उसकी लैंग्वेज अगर समझ में आ गई, पकड़ में आ गया, तो उसका आंसर जो है वो मुश्किल से 2 लाइन में खत्म हो जाता। अब हम बात करेंगे किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। हम किसकी बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे TIR। क्या लिखेंगे, TIR। देखो भाई, हमने ये बात की कि जब जो रे है कोई ऑब्जेक्ट से निकल के जब वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हटेगी। मैं 3 अलग अलग पोजीशन बना रहा हूं, 1, 2 और 3 अलग अलग सीन बना रहा हूं। पहला सीन ये है कि ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और यहां से कोई रे जा रही है, यहां से डेंसर से, और किस में जा रही है, रेयर में जा रही है। तो ये इसका नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल आएगा, और यहां से ये दूर हटेगी, इससे ऐसे जाएगी दूर, ये इस तरह से आएगी। ये जो एंगल होगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, I कहलाएगा। और इसके साथ जो ये एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल कहलाएगा, R कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, R कहलाएगा। तो यदि मैं I की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो मेरे को साफ साफ पता है कि R की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इफ एंगल I का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंक्रीजेस देन एंगल R का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे I की तो R की वैल्यू भी बढ़ने वाली है, ये कंफर्म है, इंक्रीजेस। तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। मान लो मैंने इसकी वैल्यू को इस तरह से बढ़ा दिया, इसकी वैल्यू को इतना कर दिया कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। मैंने इसकी वैल्यू को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये I है, और ये रिफ्रैक्शन एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। अब ये 90 डिग्री पर आ गई, यहां से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंस एंगल है। ये मीडियम डेंसर मीडियम है, और ये वाला कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को मैं और बढ़ाता हूं, और बढ़ाया मैंने, और बढ़ा दिया इसको, और बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑब्वियस सी बात है और बढ़ेगा। तो अब मैंने इसको और बढ़ा दिया, और ये जो है यहां पर इसको मैंने लिखा थीटा, और ये जो एंगल है इसको मैंने लिख दिया IC, लिख दिया। क्या लिख दिया, IC। क्यों लिखा है अभी हम बात करेंगे। और यहां पर थीटा जो है ग्रेटर देन हो गया IC से। तो उस केस में क्या होगा, जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे वापस से लौट जाएगी किसमें, डेंसर मीडियम में। रिफ्रैक्टेड रे वापस से किसमें लौट जाएगी, डेंसर मीडियम में, और ये कुछ ऐसा एंगल बन गया। क्या ये डायग्राम तीनों समझ में आ गए आपको, क्या ये तीनों डायग्राम आपको समझ में आ गए। 3 अलग अलग केस बनाए हैं मैंने, तीनों डायग्राम क्या आपको समझ में आ गए, क्या बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इस क्रिटिकल एंगल को हम लिखेंगे IC से। डायग्राम में आप साफ साफ देख पा रहे हैं, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल पर रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है। वो एंगल जिस पर कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है और रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है,
या रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल पर बैंड हो जाती है, कहां से, नॉर्मल से, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं। तो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ, दैट एंगल एट विच a ray traveling from denser medium to rare medium refracted denser medium to rare medium refracted or bend at angle of 90 degree with the नॉर्मल से 90 डिग्री के एंगल पर यदि बैंड हो जाती है, ठीक है, तो उस इंसिडेंट एंगल को हम क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब हमारे पास दो मीडियम है, एक है डेंसर मीडियम, एक है रेयर मीडियम। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा μ2 अपॉन μ1। तो यहां पर μ2 जो है वो एयर है, मीडियम क्या है, म्यू एयर है, और यहां पर ये क्या है, म्यू डेंसर है, ठीक है, क्या है, डेंसर है। तो साइन आई सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, और साइन आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एयर है यानी कि रेयर मीडियम है, तो वहां पर वैल्यू कितनी हो गई, 1, और डेंसर मीडियम में जो भी लिक्विड है उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया। तो यहां से मेरे पास वैल्यू बन गई, किसकी वैल्यू बन गई, क्रिटिकल एंगल के लिए मेरे पास वैल्यू निकल के आई, और वो वैल्यू क्या निकली, वो वैल्यू निकली साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू, साइन आई सी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ठीक, ये किसका फॉर्मूला बन गया, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला फॉर किसके लिए हो गया, क्रिटिकल एंगल। यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, इसके बाद आती है बात किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि हमारे पास डेंसर मीडियम है, ये हमारे पास क्या था, डेंसर मीडियम था, और ये नॉर्मल बना हुआ था, ये नॉर्मल। मैंने क्या किया था, इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को बढ़ाया था। इंसिडेंस एंगल की वैल्यू को मैंने इस तरह से बढ़ाया था कि उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई थी, और जब वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गई थी तो रिफ्लेक्टेड रे सेम उसी एंगल पर वापस हो गई जिस एंगल पर वो उसका इंसिडेंट एंगल था, यानी कि ये वापस से कहां आ गई, इस लिक्विड के अंदर ही आ गई, ये अंदर आ गई। तो जो रे पहले ऐसे जा रही थी, अब क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो गई इस एंगल से। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हमने जो इंसिडेंट एंगल है उसकी वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया, तो व्हेन द एंगल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, तो एंगल की वैल्यू जब क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस से कहां पर आ जाती है, उसी मीडियम में आ जाती है जहां से वो जाती है। यानी कि वो डेंसर मीडियम से जा रही है तो वापस से किधर की तरफ लौट जाएगी, डेंसर मीडियम की तरफ लौट जाएगी। तो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्रिटिकल एंगल से इसकी वैल्यू ज्यादा कर दी जाती है, देन
देन रिफ्रैक्टेड रे refracted towards the denser medium and this phenomena is known as total internal reflection. शॉर्ट में इसको बोलते हैं TIR. इसको क्या नाम देते हैं? TIR शॉर्ट में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब इसमें हो क्या रहा है, यहां से आपसे पूछा क्या जाएगा, इसमें पूछा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन बताओ. एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो रे जो सीधी जा रही थी, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो रे सीधी जा रही थी ऐसे, वो अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट हो गई. तो ये अपने पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल है ना. तो ये जो एंगल है, जो पहले ऐसे सीधी सीधी जा रही थी, ये अब ये ऐसे घूम गई है यहां पे. तो यहां से ये नॉर्मल है, तो ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा है. तो ये पूरा एंगल कितना है, ये है 180 डिग्री का. तो मेरे को सिर्फ ये एंगल निकालना है, ये एंगल मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है. इस एंगल को हम कहेंगे डेल. डेल का मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल. इसका मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल. तो अगर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री में से कितना माइनस हो रहा है, 2 थीटा. तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस 2 थीटा. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 थीटा. तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल. पाई माइनस 2 थीटा, ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल. पाई माइनस 2 थीटा, ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन एंगल. क्लियर है यहां तक बात. ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है, इसका डिफ्लेक्शन एंगल बताओ. तो थीटा आपको गिवन होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, पाई में से माइनस करना होता है 2 थीटा को, तो वैल्यू निकल जाती है डिफ्लेक्शन एंगल की. वैल्यू किसकी निकल जाती है, डिफ्लेक्शन एंगल की निकल जाती है. थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगी. थीटा टेंस टू थीटा मिनिमम, और थीटा मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल. तो अगर क्रिटिकल पोजीशन में अगर मैं निकाल रहा हूं, इन क्रिटिकल पोजीशन, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस 2 थीटा सी. थीटा सी का मतलब है क्रिटिकल, जिस पर 90 डिग्री में बेंड होता है. इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो एग्जाम्पल होते हैं, वो उस एग्जाम्पल में आता है डायमंड. साथ ही साथ जो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर, ये किसका एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड, ये एग्जाम्पल होते हैं किसका, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर ये बात की जाए कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, अगर ये बात की जाए कि क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, तो वो देख लेते हैं जरा. तो डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा. सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा सी या आई सी इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 1/μ. वी नो दैट कि जो म्यू है, वी नो दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्बडा के. तो हम यहां से लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ और प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. यानी कि क्रिटिकल एंगल जो है वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा. और वेवलेंथ का अगर हम ऑर्डर देखें तो रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है. तो यानी कि कलर ऑफ रे के ऊपर ये डिपेंड कर गया. ठीक है, तो साइन थीटा सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके,
लैम्बडा के, दैट मीन्स कि लैम्बडा आर मतलब रेड कलर के लिए जो उसकी वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, वॉयलेट कलर के कंपैरिजन में। भाई आप वो जो पढ़ते हैं ना बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटानियन वाला फॉर्मूला जो फंडा है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो किसकी होगी, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होगी, जो वॉयलेट, उससे कम जो है वो वॉयलेट कलर की होगी। तो रेड कलर के लिए जो उसका क्रिटिकल एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, अगर मैं वॉयलेट के कंपैरिजन में निकालूं तो। ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब अगर मैं टू मीडिया के लिए, है ना, क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया, क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया, टू सेपरेट मीडिया के लिए लिखूं, टू मीडियम्स, तो क्या लिखा जाएगा, साइन सी या साइन थीटा सी, कुछ भी लिख सकते हो आप। ये किसके बराबर होगा, 1/म्यू। अब म्यू कैसे लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा आर और यहां लिखा जाएगा डी। आर का मतलब है रेयर और डी का मतलब है डेंसर, तो ये क्या बनेगा, 1/म्यू डी, डी का मतलब है डेंसर, और ये आर ऊपर चला जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू रेयर। ये क्या बन जाएगा, म्यू रेयर। अब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा या वेलोसिटी, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के या फिर किसके, वेलोसिटी के। तो यहां से इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्बडा डी अपॉन लैम्बडा आर, और इसको हम लिख सकते हैं वी डी अपॉन वी आर, और इसको कैसे लिख सकते हैं, वी डी अपॉन वी आर। तो टू मीडियम के लिए, यानी कि अगर एयर की जगह कुछ और मीडियम हो तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, और एयर है तो उस केस में म्यू आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 ही बन जाएगी। क्लियर। क्लियर है यहां तक। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फील्ड ऑफ विजन। फील्ड ऑफ विजन, फील्ड ऑफ विजन का मतलब क्या होता है, विजन ऑफ फिश और स्विमर। इसका मतलब क्या होता है, कोई स्विमर है या कोई फिश है, मछली, वो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर से जब किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उनकी जो आई साइट है उसका कितना एरिया हो सकता है, मतलब उनकी आंख से वो कितने एरिया तक को देख सकते हैं, वो हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पॉन्ड कंसीडर कर लिया। ये पॉन्ड है, मान लो ये पॉन्ड है जिसके अंदर क्या फिल किया गया है, वाटर फिल किया गया है, जिसके अंदर वाटर फिल किया गया है। अब यहां पर कोई स्विमर भी हो सकता है इसके अंदर, और कोई जो फिश है वो भी हो सकते हैं। मान लेते हैं कोई फिश है, ये फिश है, ये हालांकि गंदी सी फिश बना रहा हूं मैं, पर मान लो भाई अब जो भी है, तो ये फिश है, ये फिश, ठीक, ये फिश है। अब ये फिश ऑब्जर्व कर रही है, तो फिश ऑब्जर्व कर रही है, तो यहां से मैंने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करी। ये लाइंस मैं किस तरह से ड्रॉ करूंगा, इनको ध्यान से देखना आप। एक नॉर्मल एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया पहले ऐसे, ये नॉर्मल, इसकी आई साइड के जस्ट ऊपर, ये ऐसे यहां नॉर्मल है। तो यहां से रेज निकली, यहां पर गई, और यहां से भी रेज निकली होंगी, ये ऐसे भी जा सकती है, यहां पर गई। ये दोनों सेम एंगल के ऊपर गई हैं, ये दोनों जो रेज हैं ये सेम एंगल के ऊपर गई हैं। ये एंगल अगर C है तो ये एंगल भी कितना होगा, C होगा। अब यहां से ये परपेंडिकुलर है, और अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देता हूं इसको, यानी कि C लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, C, ठीक है। तो ये पहले तो किस पे होगी, परपेंडिकुलर एंगल पर जाएगी, ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा ना, जब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ क्रिटिकल एंगल की बात हो रही। तो क्रिटिकल एंगल के ऊपर ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने ये एंगल को C क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेट एंगल की बात करते हैं, Z बनाते हैं, Z, तो Z में अगर ये एंगल C है तो इसका ऑल्टरनेट भी क्या होगा, C होगा। ऑल्टरनेट भी क्या होगा, C होगा। तो ये एंगल अगर C है तो ये भी C, और दोनों जो आई साइट है इसकी, अगर जितने एंगल से यहां पर लाइट जा रही है, सेम उसी एंगल से यहां पर भी लाइट जाएगी, ठीक। तो ये क्या दिखाई दे रही है, इसको यहां से ये इतना एरिया बना, इस एरिया का हमें एरिया निकालना है। ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है जो, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है।
और ये जो हाइट है यहां से यहां तक की, इस हाइट को मैंने लिख दिया, कितना लिख दिया, h लिख दिया। ये जो हाइट है इसको हमने क्या लिख दिया, h लिख दिया। ये डायग्राम समझ में आ गया क्या? ये जो सर्किल बन गया है ऊपर, ये जो सर्किल बना है, इस सर्किल की रेडियस हमने कंसीडर कर ली, कितनी है, r है। सर्किल की जो रेडियस कंसीडर कर ली r, यानी कि जो फील्ड ऑफ विजन बन रहा है, ये जो सर्किल बना इसको हम कहेंगे फील्ड ऑफ विजन, और ये फील्ड ऑफ विजन की जो रेडियस है उसको हमने कंसीडर कर लिया r। तो अब जो ये कोन बना है, ये जो कोन बना है, इस कोन के अंदर सबसे पहला जो ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है, एक ट्राइंगल मेरे को कुछ इस तरह से दिखा। इस ट्राइंगल में ये एंगल C है, ये बेस हो गया H, और ये जो इसका परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया R। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं tan C इक्वल्स टू R अपॉन H। क्या ये मैं लिख सकता हूं, tan C इक्वल्स टू R अपॉन H। तो R की वैल्यू हो गई H tan C। क्या ये सही है? R की वैल्यू कितनी हो गई, H tan C। इन C उसकी वैल्यू किसके बराबर, 1 अपॉन म्यू। और साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि लंब बटा कर्ण। ये किसके बराबर होता है, लंब अपॉन कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 1 अपॉन म्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, R अपॉन हाइपोटेन्यूस को मैंने लिख दिया कैपिटल H से। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, तो यहां से हमारे पास ये जो वैल्यू निकलेगी H की, ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी म्यू R। H की वैल्यू जो है वो कितनी निकल जाएगी, म्यू R। सही है? H जो है, H हाइपोटेन्यूस, वो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू R। यानी कि ये ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर R ये है, ये कितना हो जाएगा, म्यू R, और इसकी वैल्यू कितनी है, H है। तो क्या मैं H की वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट म्यू स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H बराबर हो जाएगा, R बाहर आ गया, ये हो गया म्यू स्क्वायर माइनस 1। H बाहर आ गया, ये R बाहर आ गया, ये हो गया अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो रेडियस ऑफ बेस जो है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला था, रेडियस ऑफ बेस H tan C। तो ये वैल्यू अगर मैं डालता हूं रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ बेस R इक्वल्स टू H tan C। तो यहां से अगर मैं वैल्यू डालूं tan C की, तो tan C किसके बराबर है, 1 अपॉन, एक मिनट रुको, साइन C इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। एक मिनट, साइन C इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। तो कॉस C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। तो यहां से मैंने लिखा कॉस C इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। तो कॉस C की वैल्यू हो गई है म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। एक बात, हाँ जी, तो अब मैं रेडियस जो है वो इस तरह से लिख रहा हूं, देखना। तो रेडियस R जो है H, tan C जो है उसको मैंने लिखा साइन C अपॉन कॉस C। tan C को मैंने किससे लिखा, साइन C अपॉन कॉस C। तो साइन C जो है वो किसके बराबर हो गया, वो बराबर हो गया 1 अपॉन म्यू के। और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 अपॉन म्यू स्क्वायर के। तो यहां पर लिख दिया 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट
म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। तो यानी कि कॉस सी की जो वैल्यू है वो क्या लिख दी मैंने, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू। तो म्यू से म्यू कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी बन गई, एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। आर की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, अंडर रूट एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या ये क्लियर है बात, ये सबको समझ आ गया ये कैसे लिखा, आर इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। इज इट क्लियर? हाँ म्यू स्क्वायर है, नहीं म्यू रूट के बाहर निकाल दिया ना, ये रूट के बाहर निकाल दिया, रूट के बाहर निकाल दिया तो फिर आ गया उसमें, हाँ ठीक है, म्यू स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल दिया तो फिर वो म्यू रह गया। अब जो सर्किल बना, ये जो सर्किल बन रहा था ये वाला सर्किल, इसका एरिया हमें चाहिए, एरिया, इसका एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस सर्किल, एरिया ऑफ बेस सर्किल यानी कि फील्ड ऑफ विजन, वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये कितना बन जाएगा, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये क्या बन जाएगा, एरिया, पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि कोई स्विमर है या कोई फिश है तो उसका फील्ड ऑफ विजन क्या होगा, उसके लिए हाइट दे रखी होगी म्यू, म्यू अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। अगर आपको वाटर दिया होगा तो उसके लिए 4/3 होगा, कोई दूसरा लिक्विड दिया होगा तो उसके लिए म्यू की वैल्यू अलग होगी। यहां पर एक एंगल बना, ये वाला एंगल जिसकी वैल्यू है 2c, ये पूरा जो एंगल है इसको कहते हैं एपेक्स एंगल। ये जो एंगल है इसको कहते हैं एपेक्स एंगल, एपेक्स एंगल। तो ये एपेक्स एंगल 2c से लिखा जाता है और 2c की वैल्यू ली जाती है 98 डिग्री। कितनी ली जाती है, 98 डिग्री। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमने इसके पहले बात की थी रे ऑप्टिक्स में, जो पढ़ा था हमने कि डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर में जब लाइट रे ट्रेवल करती है तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आता है, वो हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किए। देन उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखा। अब जो कल का लेक्चर होगा उसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देन फिर हम सबसे पहले बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस और उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस। पहले हम प्लेन सरफेसेस जो हैं उनसे रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे, फिर हम कर्व सरफेस से देखेंगे यानी कि कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस। उसके बाद हम बात करेंगे लेंस की, कि लेंस क्या होते हैं, लेंस से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कल। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।